गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 19 मई 2021 है, दिन है वेंसडे। हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपके लिए एक एमसीक्यू हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स, फीचर्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गुजरात और दीव, ये दो जगहों को विजिट करेंगे। ऑफ कोर्स गुजरात हमारा एक स्टेट है और दीव जो हैं, दमन और दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और साइक्लोन तौकते जो हैं, इसकी तबाही और जो सिचुएशन है, इसका एक एरियल सर्वे करेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि कोविड के खिलाफ सबसे बड़े हथियारों की बात करें तो एक है एग्रेसिव टेस्टिंग, दूसरा है मार्किंग लोकल कंटेनमेंट जोन और राइट इन्फॉर्मेशन। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये सबसे बड़े हथियार हैं कोविड के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें। इंडियाज़ क्यूमुलेटिव कोविड वैक्सीनेशन कवरेज जो है, ये इंक्रीज़ होके 18 करोड़ 57 लाख डोजेस हो चुका है। और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया है कि राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को टोटल 20 करोड़ 78 लाख कोविड वैक्सीन के डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। ग्रामीण विस्तारों में कोविड जो है वो काफ़ी फैलने लगा है, तो इसको रोकने के लिए और इसके प्रति एक अवेयरनेस और तैयारी के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो रूरल इंडिया को प्रिपेयर कर रही है। रेलवेज़ की बात करें तो टोटल 11,030 टन्स लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग जगहों पर रेलवेज़ ने पहुंचाया है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कल हमने बात की थी कि एक डिस्कशन की है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश में जो एक लोगों का पार्टिसिपेशन वाला एक मॉडल है जिसको कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल, तो इसकी काफ़ी प्रशंसा की। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत लेवल पर, और पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो मिलकर, रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज़ के लोग जो हैं वो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो लेटेस्ट ऑक्शन हुआ तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है सरकार को। गवर्नमेंट ब्रिंग्स चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कस्टम्स रूल ICGR 2017 टू बूस्ट ट्रेड फैसिलिटेशन। इसके साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो राबी मार्केटिंग सीज़न है इसमें 24% ज़्यादा गेहूं खरीदे हैं। बांग्लादेश ने भारत की मदद के लिए कुछ मेडिकल सामान भारत को पहुंचाया है, तो ये ऐसा सेकंड कंसाइनमेंट बांग्लादेश ने पहुंचाया हमें। सो थैंक यू वेरी मच टू बांग्लादेश। और यूरोपियन यूनियन के जो ड्रग्स रेगुलेटर हैं उनका कहना यह है कि ये जो फाइज़र की कोविड वैक्सीन है, आप उसको फ्रीज टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इससे इसको ट्रांसपोर्ट करना, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया ने पहली बार, लगभग 1 साल में पहली बार ये एक छूट दी है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है तो वो अब ट्रैवल कर सकते हैं। साइक्लोन तौकते जो है, इसने सौराष्ट्र के रीजन में काफ़ी बारिश क्रिएट की और काफ़ी यहाँ पर सौराष्ट्र के रीजन में ये लैंड हुआ था और काफ़ी बारिश भी हुई और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ऑफ कोर्स एक हेड कांस्टेबल हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के और एक जवान हैं। ये 2 अलग अलग IED ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हुई है, तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। और कल मैं आपसे बात कर रहा था, कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगापुर वायरस का खतरा है। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपील की है कि सिंगापुर से आने वाली सभी फ़्लाइट्स को रोक दिया जाए, वरना ये सिंगापुर वेरिएंट जो है वो हमारे देश में स्प्रेड होगा और थर्ड वेव खास करके बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा ये थर्ड वेव। चाइना ऑफर्स टू होस्ट पीस टॉक्स बिटवीन पार्टीज इन अफगानिस्तान इन द वेक ऑफ US विड्रॉवल। US यहाँ से निकल रहा है तो चाइना ऑफर कर रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके साथ बातचीत करने में चाइना जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो RBI स्टेप्ड अप जी सैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़
आरबीआई ने जी सेक्स को काफ़ी परचेज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अगर आरबीआई जी सेक्स को परचेज़ कर रही है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई जी सेक खरीदेगी तो बदले में क्या देगी? पैसे देगी। तो ये पैसे जो हैं ये मार्केट में रिलीज़ होंगे, ये मार्केट में दिए जाएंगे। बैंक्स जो हैं उनके पास से जी सेक्स या फिर सरकार के पास से जी सेक्स जब खरीदे जाते हैं तो फिर ये पैसे जो हैं उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, और ये पैसे जो हैं वो मार्केट में एडिशनल लिक्विडिटी ऐड करते हैं। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है, जब पैसे कम होते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन जब पैसों का फ्लो अच्छा है, पैसों की क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट, रुपीज़ की क्वांटिटीज़ अगर ज़्यादा हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो रुपीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर जो एक कोविड पेटेंट वेवर की एक प्ली की है, तो इसमें 62 देशों ने इसको सपोर्ट किया है। 62 को स्पॉन्सर्स ऑफ ट्रिप्स वेवर प्रपोजल से यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीनेशन टेस्टिंग ट्रीटमेंट प्रायोरिटी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इम्यूनाइजेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए और दूसरे प्रोडक्ट जो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनके ऊपर एक वेवर जो है वो देना चाहिए। तो 62 देशों ने भारत और साउथ अफ्रीका के इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है, और इसमें अफ्रीकन ग्रुप हैं, लीस्ट डेवलप कंट्री का ग्रुप है, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इन सारे देशों ने सपोर्ट किया है इस प्रपोजल को। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। स्टॉमी स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, एज वी नो कि एक तरफ हमारा देश, पूरी दुनिया जो है ऑफ कोर्स, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादातर दुनिया के देश जो हैं ये कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे देश में कोविड-19 की सेकंड वेव चल रही है। सिचुएशन क्या है ये सब हम सब इसके बारे में जानते हैं ऑफ कोर्स। और दूसरी तरफ एक नेचुरल कैलामिटी हो गई, ये साइक्लोन ताउक्ते जो हैं, एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो हैं, इसने बहुत सारे हमारे राज्यों में बहुत सारी बारिश की, बहुत सारा पानी जो है वेस्ट कोस्ट में खास करके आ गया। इसमें केरला, फिर कर्नाटका है, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, काफ़ी तबाही हुई है नो डाउट। मैं गुजरात की अगर बात करूं तो फ़िलहाल समर टाइम है और मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो कितने सारे जो किसान हैं उनके मैंगो के फार्म्स जो हैं वो तबाह हो गए। कितनी सारी जगहों पर किसी के रेस्टोरेंट्स, किसी के घर टूट गए हैं, किसी की ऑफिसेज और जो बिज़नेस प्रीमाइसेस हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही डेफिनेटली एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, और राज्यों के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। एक साथ दो क्राइसिस, आप एक क्राइसिस को अभी फ़िलहाल हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नेचुरल क्राइसिस आ जाती है, तो खास करके ये कोस्टल राज्य जो हैं, तो इनकी ये कोस्टल राज्यों की सरकारें जो हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक और प्रेशर क्रिएट होगा। कि आपने कितने सारे लोगों को इवैक्यूएट किया था, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो ये इसके पाथ एरिया में रहते थे या फिर रहते हैं, ऐसे लोगों को आपने सेफ जगह पर उनको ले जाया गया। नॉर्मल टाइम्स में चीज़ें करना थोड़ा आसान होता है, अब कोविड के टाइम पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, इसके साथ उनकी ये स्टॉर्म से उनकी जान भी बचानी है। तो ये यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितना चैलेंजिंग रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की बात करें तो काफ़ी एक ट्रेंड कैडर है, और हमारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद करती हैं। तो काफ़ी मदद हुई, काफ़ी ये ट्रेनिंग जो है इसने अपना एक ये ट्रेंड एक एनडीआरएफ है, फिर स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स हैं और हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं। तो इन फोर्सेस ने बेसिकली मिलकर आप कह सकते हैं कि बहुत सारा नुकसान जो है उसको मिटिगेट किया है। मिटिगेट यानी कि जो रिस्क था उसको बहुत कम कर दिया, जो नुकसान हो सकता था अगर कुछ स्टेप नहीं उठाते और जो नुकसान होता तो उसके कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर आपके खेत हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम बचा नहीं सकते, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर एवेक्यूएट किया जा सकता है। तो हाँ, बहुत सारी जान जो हैं वो ये डिफेंस फोर्सेस और डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस की वजह से हम बचा पाए हैं। अब एक दूसरी बात करें जियोग्राफी की, जियोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट जो है वो ये है कि अब देखिए, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, आई एम श्योर आपको पता ही है, और ये है अरेबियन सी।
तो एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। अब हमें ये देखते हैं कि दोनों ये जो दोनों सीज जो हैं, ये दोनों जो पानी के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मॉनसून सीज़न के साइक्लोन्स जो है, मीन्स ये अरेबियन सी का पहला साइक्लोन था 2021 का, और काफ़ी एक्सट्रीम साइक्लोन था। और इससे ये भी एक बात सामने आती है कि इस प्रकार के इवेंट्स जो हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स, खास करके साइक्लोन्स जो हैं, उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी, इनकी क्वांटिटी और इनकी जो एक डिस्ट्रक्शन की जो क्षमता है, ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। अब हम कैसे इसको फोरकास्ट करते हैं, कैसे डिज़ास्टर को मिटिगेट करते हैं, किस प्रकार की पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, और ख़ास करके कैसे हम कम्युनिटीज़ जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो उनको ट्रेन करना, उनके अंदर ये अवेयरनेस हो, वहाँ पर हर एक गांव, हर एक जो भी छोटे बड़े टाउन हैं, सिटी हैं, तो उनके लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई एक न्यूज़ आती है, कोई अलर्ट मिलता है उनको कि भाई ऐसा स्टॉर्म आने वाला है, तो कौन कौन सी चीज़ें उनको फॉलो करनी है, राइट। वहाँ पर एक प्रकार से आई वुड जस्ट यूज़ एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हम लोकल लॉकडाउन्स लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो ऑफिस नहीं, घर से काम करें। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पर यह भी हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं कार से जाऊंगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा, बट कई शहरों में पानी भर जाता है, आपकी कार फंस जाएगी, आप फंस जाएंगे, फिर आपको रेस्क्यू करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ के पेड़ गिर जाते हैं, जो खंभे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये गिरने की वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। तो बेस्ट इज़ टू स्टे एट होम। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग, ऐसे गांव जो समंदर के बहुत ही नज़दीक हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी इमारतें होनी चाहिए, कुछ ऐसी जगहें होनी चाहिए कि जहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो रह सके। 1-2 दिनों का अगर उनको वहाँ पर स्टे करना पड़े, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी स्टोरेज में होनी चाहिए। तो इस लेवल का डेवलपमेंट भी, इस लेवल का एक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, और इसकी वजह से इस प्रकार के जो साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, तो इनकी क्वांटिटी जो है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ डियर फ्रेंड्स, के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसने लास्ट ईयर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, राइट। इट इज़ इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, और इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेसिफिक लोकेशंस में कितना इम्पैक्ट हो सकता है, और कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, लैंड यूज़ कितना है, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, खेती बाड़ी की ज़मीन या फिर ओपन ज़मीन कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितना है, कितने लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक एनालिसिस जो है वो इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो लॉन्च की है, और इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़, आईएमडी का कहना यह भी है कि अब फोरकास्ट की एक्यूरेसी जो है उनकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छे कंप्यूटर्स और नए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, नए सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, तो सैटेलाइट्स और काफ़ी डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो इसका एनालिसिस किया जाता है, और इससे हम एक अच्छी तरीके से एक मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, बट आई वुड से नियर टू परफेक्ट हम एक एक्यूरेसी से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ओडिशा में आज से लगभग 20-25 साल पहले एक ऐसा ही साइक्लोन आया था, और उस साइक्लोन ने कितने सारे, लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर उस टाइम पर, मीन्स उससे भी बड़े बड़े साइक्लोन्स जो हैं वो अब आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास फोरकास्ट हमें पता है पहले से, तो इससे हम दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बून। ये टेक्नोलॉजी और साइंस का एक वरदान है, आप समझ लीजिए कि अगर हम पहले से पता है तो हम प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इससे हम ऑफ कोर्स जान और माल दोनों का जो नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी में ऐसे साइक्लोन्स की जो क्वांटिटी हैं और क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है, और इसके पीछे बताया जाता है क्लाइमेट चेंज और जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं साउथ एशिया और दूसरे रीजन में जो पोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सी सरफेस जो है अरेबियन सी का, इसका पानी जो है वो धीरे धीरे
और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और इसकी वजह से और ज़्यादा साइक्लोन्स जो हैं वो फ्यूचर में आ सकते हैं। तो ये हैं ओवरऑल एक साइक्लोन के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों की बात फिर से रिपीट करें तो स्टॉर्म शेल्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक गांव में या फिर जो कोस्टल गांव है वहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो नुकसान हुआ तो एक प्रकार का इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका और ज़्यादा पेनिट्रेशन भारत कर सकता है। फिर डिलीट एंड कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने फाइनली, कल मैंने ये न्यूज़ आपके साथ डिस्कस किया था, तो फाइनली ये एक डिसीजन लिया गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है CPT, तो प्लाज्मा थेरेपी को अब ड्रॉप किया गया है। यानी कि प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई असरकारक नहीं है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ये फाइनली ICMR ने बता दिया है और अब इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ये कोविड ट्रीटमेंट का पार्ट हमारे देश में अब नहीं है। 22 अप्रैल को इसके साथ जुड़ी हुई गाइडलाइंस जो हैं उसमें भी ये बताया था, एडवाइजरी रिकमेंडेशन यही थे कि अर्ली केस अगर 7 दिनों के अंदर या फिर अर्ली मॉडरेट डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब फाइनली डिसीजन यही है कि भाई इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। CPT ने ना तो किसी की जान बचाई है और ना तो CPT जो है वो हेल्थ आउटकम्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब से ये CPT का इस्तेमाल, ये यानी कि प्लाज्मा थेरेपी का जब से इस्तेमाल हो रहा था, तब हमने देखा कि बहुत सारे ऐप्स डिज़ाइन हो गए हैं कि जहाँ पर डोनर्स और रेसिपिएंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ब्लैक मार्केट भी हमने काफ़ी देखी, और जिन जगहों पर प्लाज्मा जो है वो असरकारक नहीं रहता है या फिर उससे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ब्लेम जो है वो प्लाज्मा के ऊपर किया जाता है, ना कि ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट को तो आज तक हम अच्छा ही मानते थे। बहुत सारी जगहों पर आज भी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी से बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ICMR जो है उसने ये प्रूव कर दिया है, या फिर ICMR का ये एक मानना है कि ऑफकोर्स साइंटिफिक बेसिस पर ही उनका ये मानना है, इट्स नॉट एन अजम्पशन, कि भाई ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इट्स नॉट एडवाइजेबल, ये इसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। लास्ट वीक की बात करें तो कुछ ऐसे कंसर्न्ड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने भी हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र को एक पत्र लिखा था और कहा था कि ये जो ट्रायल्स हैं उनके रिज़ल्ट कोई पॉजिटिव नहीं है। और लैंसेट ने भी बताया था कि 11,000 पेशेंट्स के ऊपर जब ये CPT को ट्राई किया गया तो इसमें कोई भी बेनिफिट जो है इसका हमें नहीं मिला है। HCQ की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन HCQ, फिर एक आइवरमेस्टिन नाम की एक मेडिसिन है। तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल भी आज भी कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ में हमें ये पता चला है कि इससे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। और कई स्टडीज़ में तो ये भी बताया गया है कि रेमडेसिविर का भी इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि इस प्रकार के पब्लिकेशंस जो हैं, जब इस प्रकार की, देखिए कोई फ्रंट लाइन में अगर कोई डॉक्टर है तो वो ये सारी रिसर्च जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मेन फोकस उस पर्टिकुलर पेशेंट पर रहेगा। लेकिन ICMR और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्योंकि एक थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी, यहाँ पर पेशेंट हैं, यहाँ पर डॉक्टर हैं, और लेट्स से दिस इज़ ICMR, तो ये दूर बैठकर जो है जो ऑब्जर्वेशन, जो एक थर्ड आई व्यू उनको मिलता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और ICMR जैसे इंस्टीट्यूशंस जब इस प्रकार के नए साइंटिफिक एविडेंस को पब्लिश करते हैं तब हमें नए जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके बारे में हम डॉक्टर्स को, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और अननेसेसरी प्रेशर जो है कि भाई HCQ का इस्तेमाल करना या फिर प्लाज्मा का इस्तेमाल करना, तो इन सारी चीज़ों में हम टाइम, एनर्जी, मनी को वेस्ट नहीं करेंगे और जो चीज़ें काम कर रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार के पब्लिकेशंस की और ज़्यादा आवश्यकता है फॉर श्योर। आज का लास्ट आर्टिकल है टैकलिंग द पेंडेमिक्स, बेग पार्डन, ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ ए स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक हियर। अफ्रीका, राइट, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, अफ्रीका, दिस इज़ द कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका में लगभग 54 जितने देश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सेशल्स हैं, ये इंडियन ओशन का एक आइलैंड नेशन है। देन मॉरिशस
इंडियन ओशियन का एक आइलैंड नेशन है, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही देश हैं। अब हमारे देश में ये जो कोविड वैक्सीन की डिप्लोमेसी है, भारत ने बहुत सारे देशों को ये कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की। शायद आपको मैंने प्रश्न पूछा था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई विल नॉट गिव यू द राइट फिगर, लेट मी गिव यू द राइट फिगर। 90 राइट आंकड़ा ये है कि भारत ने 90 देशों को, 90 कंट्रीज़ को मेड इन इंडिया कोविड-19 की वैक्सीन्स जो हैं वो प्रोवाइड की है। अब भारत ने सेशल्स, म्यांमार तो साउथ एशिया का एक, साउथ ईस्ट एशिया का प्रिसाइसली अगर बात करें तो एक देश है, और मॉरिशस, ये दोनों अफ्रीकन देश है। और इसके अलावा ओवरऑल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 1 करोड़ कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड की। अलग अलग देशों को हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ प्रोवाइड की, तो लगभग हमने 1 करोड़ जितनी वैक्सीन्स जो हैं वो मेनलैंड के लिए और सेशल्स और मॉरिशस के लिए भी कोविड वैक्सीन हमने प्रोवाइड की। तो भारत की ये जो डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, फ़िलहाल हमारे देश में इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सबसे पहले भारत को अपने लोगों को वैक्सीनेट करना था, और उसके बाद जब आपके लोग वैक्सीनेट हो जाए उसके बाद आप दूसरे लोगों को अगर वैक्सीनेट करते हैं तो ये बात लॉजिकल है। लेकिन भारत में अभी फर्स्ट वेव अपने एंड पोर्शन में थी, और उसी टाइम पर भारत जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा था। और फिर हुआ ये कि सेकंड वेव की जब शुरुआत हुई तो हमारे देश में वैक्सीनेशन की एक शॉर्टेज जो आज भी हमें देखने को मिल रही है। अब अफ्रीका और इंडिया की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका जो है एक कॉन्टिनेंट है, जैसे मैंने बताया 54 जितने देश हैं इसमें, और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ज़्यादातर देशों की पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। एज़ यू ऑल नो कि रिसोर्स से भरा हुआ है अफ्रीका, राइट, लेकिन फिर भी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ, एक बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर आज भी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ों की एक खामी है। अब भारत और अफ्रीका की बात करें तो भारत का सोशल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा, सोशल कैपिटल यानी कि भारत के प्रति वहाँ के ज़्यादातर देशों में भारत के प्रति एक लगाव है। वो भारत को एक अच्छा देश मानते हैं, भारत ने काफ़ी मदद की है। भारत के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे और बहुत ही पिछड़े हुए गाँव में रहते हैं और वहाँ पर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिर हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना का इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस जो है वो अफ्रीका में काफ़ी बढ़ रहा है। इतिहास में अगर हम झांक कर देखें, इतिहास के पन्नों को पलटे, तो ब्रिटिश एरा और ब्रिटिश से पहले भी, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से पहले भी, जब यूरोपियंस हमारे देश में आए उससे पहले भी हमारे देश के लोग जो हैं वो अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ बिजनेस करते थे। और मॉडर्न टाइज की बात करें तो पिछले कुछ दशकों की बात करें तो भारत और अफ्रीका के देशों ने मिलकर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश के ऊपर थी तो दूसरे देशों में भी, अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों में ब्रिटिश राज था। और जो पूरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, तो भारत इसका एक पायोनियर माना जाता है, राइट। और भारत ने सिर्फ अपने बारे में नहीं, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट में अफ्रीकन देशों के भी काफ़ी, ये पूरे मूवमेंट में भारत ने एक बहुत ही लीडरशिप वाला रोल प्ले किया था। टू बी पर्टिकुलर जवाहरलाल नेहरू साहब ने। और अफ्रीका के बहुत सारे देश जो हैं वो भारत से काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और उनके अंदर भी एक उनके भारत और अफ्रीका की बात करें तो गांधी जी को हम मिस नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका में लगभग 22 ईयर्स गांधी जी रहे, फिर वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, राइट। और फिर वहाँ से भारत आते हैं और फिर भारत में गांधी जी जो हैं वो यहाँ पर आंदोलन और जो पूरा एक रेवोल्यूशन है वो लेकर आते हैं। तो अफ्रीका ही उनका एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, आप कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका टू बी प्रिसाइज। तो ये भी एक कनेक्शन है। फिर नेल्सन मंडेला काफ़ी इंस्पायर हुए थे गांधी जी से, और फिर हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को, ये जो एपार्थाइड सिस्टम है उसमें से एक मुक्ति दिलाई, एक नए साउथ अफ्रीका देश का जन्म हुआ। जो मैं आपको बता रहा था, मोम्बासा और दार एस सलाम जो हैं ये तांजानिया का एक पोर्ट सिटी हैं, और मोम्बासा जो है वो केनिया का एक पोर्ट सिटी है। तो इन देशों के साथ भी हमारे ऐतिहासिक ट्रेडिंग के रिलेशनशिप थे, और भारत के कुछ भारतवासी जो हैं वो
अफ्रीका में गए, वहाँ पर फैमिली बिजनेस एस्टेब्लिश किया और आज भी वो फैमिली बिजनेस कुछ ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत ने जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है उससे भी अफ्रीकन देश काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंस के बाद की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें भी हमने अफ्रीका को डीकोलोनाइज के अलग अलग देशों के चंगुल में से अफ्रीका को निकालने में भारत जो है उसने एक रोल प्ले किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा उनको सपोर्ट करती आई है। 1955 में ये जो बांदुंग एक इंडोनेशिया की जगह है और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके बाद ही यहाँ पर ही सीड्स लगाए गए थे इस नॉन अलाइन मूवमेंट के। तो उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। और जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन है, एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है इंडियन लोगों की अफ्रीका के बहुत सारे देशों में। लेकिन चाइना जो है, चाइना धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वहाँ पर कर रहा है, ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका के साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला कोई देश है सब सहारन अफ्रीका के साथ, तो वो है चाइना। सेकंड नंबर पर इंडिया है। इंडिया अफ्रीका फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो 2015 में साइन किया, तो इससे ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन उसी वक्त यही एक वक्त था जब 54 तो नहीं लेकिन 50 जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं अफ्रीका के, 50 लीडर्स जो हैं उनको चाइना ने इनवाइट किया था और ये 50 लीडर्स जो हैं वो चाइना में एक बहुत बड़ी अफ्रीका चाइना मीटिंग हुई। तो चाइना फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारी चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे हैं, वो काफ़ी एक्सपांड हो गया है अफ्रीका में। और भारत एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़, फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ हैं, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बेचते हैं। नाइजीरिया की एक कंपनी है ट्रॉपिकल ग्रीन जनरल इन्वेस्टमेंट, तो वो भारत से मशीनरीज ख़रीदती हैं और यही मशीन्स में से फूड प्रोडक्ट्स और इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके भारत की मार्केट्स में बेचा जाता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप भी हैं। लेकिन चाइना जो है, एज यू नो, कि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो काफ़ी सारे पैसे, और करप्शन भी हैं अफ्रीका में, तो करप्शन और ये साम दाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए चाइना जो है वो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगा रहा है। लगभग 10,000 जितनी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हैं। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पर ब्रिज बना रहा है, किसी सरकार के लिए वो रोड्स बना रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी मदद करके चाइना अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी एक्सपांड कर रहा है। भारत की भी टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी फेमस हैं अफ्रीका में। लेकिन भारत के जो रिलेशनशिप हैं, चाइना फाइनेंशियली भले ही वहाँ पर ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रभावित या फिर ज़्यादा वेट डाल रहा है, अपना वज़न जो है वो ज़्यादा है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। लेकिन सॉफ्ट पावर की बात करें तो अफ्रीकन लोग जो हैं वो भारत के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो हमने गलती की कि हमने पहले कुछ वैक्सीन प्रोवाइड की और उसके बाद हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो इसकी वजह से वहाँ पर एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई है। कुछ दिनों पहले हम एक न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सिर्फ 5,000 लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है। ये सारे देश ऐसे हैं जिनको दूसरे देशों को ही, भारत जैसे देशों को ही वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अब चाइना जो है वो अपनी वैक्सीन जो है वो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट या फिर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। उनकी एफिकेसी के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि भारत और दूसरे देश, भारत पर्टिकुलरली वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है वैक्सीन, एक लंबे टाइम से भारत ने ही अफ्रीका के बहुत सारे देशों को मलेरिया, टाइफॉइड एक्सेट्रा ये सारी दवाइयाँ हमने प्रोवाइड की हैं, तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई भारत की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में, तो इसका लाभ जो है वो चाइना उठाएगा। जैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और ट्रेड में वो हमसे आगे चला गया, तो शायद वैक्सीन में भी चाइना जो है वो आगे चला जाएगा। और धीरे धीरे फिर जो सोशल साइड हैं, जहाँ पर हम फेमस हैं या फिर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो ये भी एरिया धीरे धीरे चाइना जो है वो कवर कर सकता है। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये है आज का प्रश्न। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।